नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी एक गरीब की बेटी का नसीब। उसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 8वां पार्ट है। दोस्तों, अगर वो कहानी आपने नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के बाकी के 7 पार्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद ये 8वां पार्ट पढ़िएगा, आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। साथ ही दोस्तों, एक बात और कहनी थी आपसे। एक बहन थी जिसका यूट्यूब चैनल था, वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है और अब उन्होंने दूसरा चैनल शुरू किया है जिसका नाम है ऑडियो बुक स्टोरीज। तो दोस्तों, एक बार जा कर के उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, उस बहन को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए, इस कहानी के इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं और उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वहाँ जा कर के आप उस बहन को सपोर्ट कीजिएगा। बच्चों की बात सुनकर सीलो का कलेजा एक बार फिर फटने को हो गया और सीलो खिड़की में से बाहर की तरफ देखकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी उसे रामू की एक झलक दिखाई दी। सीलो ने तुरंत आंसू पोंछकर उधर गौर से देखा, परंतु उस लड़के की पीठ सीलो की तरफ थी। वह बहुत ही पतला था और एक पल को सीलो ने सोचा कि यह रामू नहीं हो सकता, परंतु उसका मन नहीं माना और वह उसी की तरफ ध्यान से देखती रही। तभी वह लड़का दुकान में घुस गया। अचानक से रघु ने गाड़ी रोक दी और मैं 2 मिनट में आया कहकर वहां से चला गया। अब शीला का ध्यान रघुनाथ पर गया जो सामने हलवाई की दुकान पर पहुंच चुका था। शीलो के दिमाग में तो अभी भी रामू ही घूम रहा था। उसने फिर से दुकान की तरफ देखा तो वह लड़का बोरी डालकर वापस आ रहा था। उसको देखते ही शीलो पहचान गई कि यह तो उसी का भाई रामू है। वह कितना पतला हो गया है, क्या यह रामू ही है? शीलो ने रामू को देखकर पहचानने की कोशिश की। तब रघु वापस गाड़ी में आ गया था। तभी शीलो ने रघुनाथ से कहा, साहब, मेरा भाई वहाँ पर काम कर रहा है, मैं 5 मिनट अपने भाई से मिलकर आ सकती हूँ क्या? रघु ने गाड़ी सड़क के किनारे लगाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, कहाँ है तुम्हारा भाई? शीलो ने ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह जो बोरे उठाकर डाल रहा है वह मेरा भाई है। अपने भाई की स्थिति देखकर अब शीलो की आंखों में से भी आंसू आने लगे थे। रामू सच में ही सूख कर बिल्कुल काटा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अभी चक्कर खाकर गिर जाएगा। शीलो ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दौड़ती हुई रामू के पास पहुंच गई। रामू दुकान में बोरा डालकर वापस दूसरा बोरा उठाने के लिए आ रहा था। शीलो दौड़कर रामू के गले लगकर फपक फपक कर रोने लगी। रामू को एक बार तो समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, यह कौन है और अचानक मेरे गले क्यों लग गई। कुछ सेकंड बाद अपने आप को संभाल कर रामू ने उसे अपने से अलग किया और देखा, अरे ये तो शीलो है। तुम यहाँ कैसी? शीलो, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, कहाँ थी तुम? भैया, हमें माफ़ कर दो, हमारा इरादा गलत नहीं था, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। हमने सोचा कि अकेले मजदूरी करके कितना कमा पाओगे आप, क्यों ना हम भी शहर जाकर कुछ कर लेंगे तो आपका हाथ बटा देंगे। परंतु हम नहीं जानते थे कि गीता काकी हमें इस तरह से। और यह कहकर शीलो अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। रामू की आंखों में भी आंसू थे। यह सब क्या हो गया शीलो? माँ पिताजी के जाने के बाद मैं अपने घर को नहीं संभाल सका। घर में सबसे बड़े होने के नाते मुझे अपने भाई बहनों का ध्यान रखना चाहिए था, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सका। शीलो, मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, तेरा गुनहगार मैं हूँ। नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वह तो मैं ही गीता काकी के बहकावे में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने वाली है। नहीं, अब तू रो मत, अब घर चल, सब ठीक हो जाएगा, तुझे कहीं भी दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। रामू ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए शीलो के दोनों हाथ पकड़ते हुए और उसके आंसू पोंछते हुए कहा। शीलो ने अपनी रुलाई रोकते हुए रामू से कहा, नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती क्योंकि किसी ने मुझे खरीद लिया है। भैया, मैं बहुत बड़े दलदल में फंस चुकी थी, परंतु उन्होंने मुझे उस दलदल से निकाला है। मैं उनकी बहुत एहसानमंद हूँ और मैं यूँ अपने घर भागकर उनके अच्छे कर्मों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकती।
मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आप लोगों से मिलकर वापस उनके साथ उनके घर चली आऊँगी। भैया मेरा भी बहुत मन है कि मैं आप लोगों के साथ रुकूं, लेकिन भैया मैं नहीं रुक सकती। वह लोग बहुत बड़े हैं। मैं उनके घर में काम करती हूँ और अच्छे से रहती हूँ। हाँ, मैं आप लोगों से मिलने आती रहा करूँगी। आप लोग मेरी चिंता ना करें। बस भैया रामू श्यामू का ध्यान रखना। चल तू घर चल श्यामू से मिलने। भैया मैं श्यामू से मिलकर आ गई हूँ। मुझे घर जाकर रात का खाना बनाना है। पहुँचते पहुँचते देर हो जाएगी। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है। साथ ही उनके घर में एक बूढ़ी माँ है, उनको रात की दवाई भी देनी है। वह ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उनकी और उनके 2 बच्चों की सेवा करने के लिए रखा है। एक तरीके से देखा जाए तो मैं वहाँ भी नौकरी ही कर रही हूँ, जिसके बदले मुझे 2 समय की रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, वह भी इज्जत के साथ मिल जाता है। भैया इसके अलावा और क्या चाहिए। इस तरह रामू से मिलकर सीलो वापस रघु के साथ घर आ जाती है। घर आकर आज सीलो थोड़ी खुश भी थी और थोड़ी दुखी भी। खुश इसलिए कि वह अपने भाइयों, अपने परिवार से मिलकर आ गई थी, और दुखी इसलिए कि वह अपने भाइयों के साथ रहना चाहती थी, परंतु रह ना पाई। सीलो बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाकर सुला देती है और अम्मा के पैरों में गर्म तेल की मालिश करके उन्हें भी सुला देती है, और फिर खुद सोने के लिए अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, सामने रघु दिख जाता है। वह रघु के पास जाकर उससे कहती है, साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं एक फ़ोन कर सकती हूँ? हाँ कर लो। किससे फ़ोन करना है तुम्हें? वो मुझे सुखिया काकी से बात करनी है, वो मुंबई में कोठे पर क्यों? तुम्हें उनसे बात क्यों करनी है? आप गलत मत समझना, वो काकी जिनकी मदद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, कर लो। यह कहकर रघु अपने कमरे में सोने चला जाता है। सीलो सुखिया काकी का नंबर डायल कर देती है और सुखिया काकी से बात करती है। हेलो काकी, मैं सीलो बोल रही हूँ। सीलो की आवाज़ सुनकर काकी खुश हो जाती है। हाँ सीलो, कैसी हो बिटिया? मैं ठीक हूँ काकी, आप बताओ काकी, आप कैसी हो? बस मैं भी अच्छी हूँ। और बता, वहाँ पर घर परिवार कैसा है? कोई तकलीफ़ तो नहीं है तुझे? नहीं काकी, यह परिवार बहुत ही अच्छा है और मुझे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। बिटिया आज तुम्हारी आवाज़ से तुम बड़ी खुश लग रही हो। हाँ काकी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा है बिटिया, सदा खुश ही रहो। हमारी बिटिया आज किस बात से खुश है? काकी आज मैं अपने भाइयों से मिलने गई थी। ये साहब बहुत अच्छे हैं और इनकी अम्मा भी बहुत अच्छी हैं। ये मुझे खुद अपने साथ गाड़ी में लेकर मेरे घर मिलवाने के लिए लेकर गए थे। बिटिया ये तो बहुत अच्छी बात है। और कैसे हैं तुम्हारे भाई और बाकी लोग तुम्हारे घर पर? काकी अभी तक तो भाई बहुत परेशान थे, पर अब मुझे देखकर वो भी खुश हो गए हैं। अच्छा हुआ बिटिया, इतने दिन बाद ही सही, कम से कम अपने परिवार से तुम मिल तो ली। काकी आप भी कभी मुझसे मिलने आ जाया करो ना। हाँ ठीक है बिटिया, देखती हूँ, कभी समय मिलेगा तो उधर आना हुआ तो ज़रूर आऊँगी। काकी ज़रूर आना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। ठीक है बिटिया, सबका अच्छे से ध्यान रखना और अपना भी। जी काकी, अब हम रखते हैं। ठीक है बिटिया, सदा सुखी रहो। सीलो सुखिया काकी से बात कर बड़ा सुकून महसूस करती है। कुछ दिन बाद रघुनाथ अपनी माँ से बताता है कि माँ, फैक्ट्री में मजदूरों को देखने वाला जो किशन था, उसको दूसरी फैक्ट्री वाले ने अपनी तरफ मिला लिया। अब हमें किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स को अच्छे से हैंडल कर सके, उनको उनसे अच्छे से काम ले सके। माँ, सीलो का भाई वहाँ मजदूरी करता है। मैं सोच रहा था कि अगर उसे यहाँ बुला लें और कुछ दिन फैक्ट्री का काम सिखाएं, अगर वह भरोसेमंद हुआ तो किशन की जगह ले सकता है। आपका क्या कहना है माँ इसमें? देख बेटा, सीलो को देखकर तो लगता है कि उसका भाई भी ईमानदार होगा। वैसे बेटा, तजुर्बा कहता है हमारा कि जो लोग गरीब होते हैं ना, भले ही उनके पास पैसा थोड़ा कम है, मगर ये बड़े ईमानदार होते हैं।
अगर तू उसे बुलाने की सोच रहा है तो बुला सकता है। कुछ दिन उसको यहाँ काम पर रख ले, उसकी ईमानदारी को परख ले। अगर वह तेरी परख पर खरा उतरे तो उसे जो चाहे काम दे सकता है। इससे शीलो को भी तसल्ली होगी कि उसका भाई उसके पास है, तो वह हमारे घर को अपना घर समझकर और अच्छे से काम कर पाएगी। हाँ माँ, यही मैं सोच रहा था, क्योंकि इतने दिनों से इस लड़की ने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसने मेरा दिल जीत लिया। हाँ बेटा, यह बात तो कहनी पड़ेगी। कई बार इस लड़की को देखकर मुझे भी बहू की याद आ जाती है। तो माँ, मैं शीलो से बात करूँ? हाँ बेटा, कर ले। इतने साल से काम करने वाला किशन जब हमें धोखा दे सकता है तो उस पर एक बार विश्वास करके देख ले। मुझे लगता है वह लड़का सही निकलेगा। माँ बेटे इस तरह बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन रघुनाथ शीलो से कहता है, आज हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है साहब, तो क्या मैं नाश्ता लगा दूँ? अपना नाश्ता भी हमारे साथ ही लगा देना। शीलो सबका खाना टेबल पर लगा देती है। आज रविवार था तो बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी थी। बच्चे भी साथ में नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ता करते टाइम रघुनाथ ने कहा, शीलो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी साहब, कहिए, शीलो ने डरते हुए पूछा। हम सोच रहे थे कि तुम्हारा भाई जो वहाँ पर मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करने के बाद उसे बहुत कम पैसा मिलता है। अगर तुम चाहो तो अपने भाई को यहाँ बुला सकती हो, क्योंकि हमारी फैक्ट्री में भी वर्कर्स की ज़रूरत है। अगर वह यहाँ पे काम करेगा तो काम भी कम करना पड़ेगा और पगार भी अच्छी मिल जाएगी, जिससे तुम्हारे छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो पाएगी और तुम्हारे भाई तुम्हारे मामा मामी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे। तुम तो यहाँ पर हो ही, अपने भाई को यहीं पर रख सकती हो। साहब, इसके लिए मुझे भाई से बात करनी होगी। मैं भाई से बिना पूछे कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, तुम फ़ोन करके पूछ लो अपने भाई से। अगर वह हाँ कह दे तो कल ही उसे बुला लेना। पर साहब, मैं भाई से के नंबर लाना तो भूल गई। मेरे पास भाई के नंबर नहीं है, मैं बात कैसे करूँगी? कुछ देर सोचते हुए रघुनाथ ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगले संडे तक हम वापस तुम्हारे भाई से मिलने चलेंगे। अगर वह आना चाहेगा तो उसे हम अपने साथ ले आएंगे। ठीक है साहब, जैसा आप ठीक समझे। इतने में चीनू बोली, पापा, कल हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिसमें दीदी हमारे साथ गई थी। मेरी सभी सहेलियों के साथ उनकी मम्मी आई थी, तो मैंने भी सबको बता दिया कि यही मेरी मम्मी है। दीदी का बनाया खाना मेरी सभी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है। वो हमेशा मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैसे पापा, दीदी मम्मी की तरह हमसे बहुत प्यार भी करती है। अगर आप कहो तो मैं दीदी को मम्मी बुला लूँ? उस छोटी बच्ची की बात सुनकर शीलो का मुंह फटा का फटा रह गया। चीनू की तरफ शीलो देखती ही रह गई। इतने में दीपू बोला, अरे वो दीदी साड़ी नहीं पहनती ना, इसलिए हम उन्हें मम्मी नहीं कह सकते, क्योंकि सबकी मम्मियाँ साड़ी पहनती हैं तो वो उन्हें मम्मी कहते हैं। दीदी, आप भी साड़ी पहना करो ना, फिर हम भी आपको मम्मी बुलाया करेंगे। चीनू, दादी, आप दीदी को अपनी साड़ी और चूड़ियाँ दे दो ना, फिर दीदी पहन लेंगी, क्योंकि दीदी के पास साड़ी नहीं है। दीदी, आज आपका मेकअप मैं करूँगी। कल रूही की मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी, आपको मैं उससे भी ज़्यादा सुंदर तैयार कर दूँगी। फिर सब कहेंगे कि देखो, चिन्नू की मम्मी तो बहुत सुंदर है, आप मेरी मम्मी नहीं बनोगी क्या? दीपू ने रुआं से होते हुए कहा। शीलो ने तुरंत दीपू को गले लगाते हुए कहा, नहीं दीपो, मैं तुम्हारी और चीनू दोनों की दीदी हूँ। तो क्या आप हमारी मम्मी नहीं बनोगी? दोनों बच्चों ने एक साथ पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शीलो तुम्हारी दोनों की मम्मी बनेगी। दोनों को चुप कराने के लिए दादी ने कहा, तुम अभी फटाफट से नाश्ता फिनिश करो और जाकर खेलो। रघुनाथ प्रश्नवाचक निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखने लगा। सभी का नाश्ता खत्म हो चुका था। शीलो अपने आगे के काम में व्यस्त हो गई। आज अमावस्या थी। फैक्ट्री में सभी मजदूरों की छुट्टी थी। शीलो, आज मैं भी फ्री हूँ, तो चलो तुम्हारे भाइयों से तुम्हें मिलवा लाता हूँ, और अगर तुम्हारा भाई आना चाहे तो हम उसे लेकर भी आ जाएंगे।
यह कहकर रघुनाथ गाड़ी निकाल लेता है। शीलो बच्चों को स्कूल भी भेज चुकी थी। बूढ़ी माँ का खाना भी बना कर रख चुकी थी और अम्मा से कह दिया कि माँ मैं शाम तक लौट आऊँगी। जग्गू काका जो कि रघु के घर का नौकर है, उसको भी मैंने कह दिया है कि वो बच्चों को स्कूल से आने के बाद उन्हें खाना खिला देंगे। अरे तू फिक्र ना कर छोरी, तू जा आराम से, संभाल लूँगी मैं बच्चों को अपने आप, तू चिंता मत कर। शीलो रघु के साथ अपने मामा के घर आती है। शीलो को मामा दरवाजे पर ही मिल जाते हैं और अपनी भांजी को देखकर उसे तुरंत गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, कैसी है मेरी लाडो? ठीक हूँ मामा। बेटा तेरी मामी ने मुझे बताया था कि तुम सही सलामत हो और मिलने भी आई हो। यह सुनकर तो मेरी जान में जान आ गई। कितना नहीं ढूंढा हमने तुम्हें। खैर कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हमारे लायक कोई भी सहायता हो तो हमें ज़रूर बता देना। हमारी बहन और जीजा जी नहीं रहे तो क्या हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वापस भी ला सकते हैं। नहीं मामा जी, इन लोगों ने मुझ पर बहुत विश्वास किया है तो मैं इनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। ये बड़े लोग नहीं, ये बड़े भले लोग हैं। बस इनके घर में काम करती हूँ तो मुझे सुकून की 2 रोटी मिल जाती हैं, मैं खा लेती हूँ। मुझे इनके घर में रहकर कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। मामा वह साहब कह रहे थे कि रामू को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रामू भैया से बात करूँ? बेटा मैं रामू से बात करता हूँ और तुम्हारे साहब से भी। यह कहकर मामा, रामू और रघुनाथ तीनों बैठकर आपस में बातें करते हैं। मामा रघुनाथ से उसके काम के बारे में पूरी जानकारी लेता है और जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वास्तव में रघुनाथ एक अच्छा इंसान है। आज अमावस्या थी। अमावस्या के दिन मजदूरों की छुट्टी होती है तो रामू भी घर पर ही था। रघु ने रामू से फैक्ट्री में काम करने के लिए कहा। रामू तुम चाहो तो हमारे यहाँ काम कर सकते हो, हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें अच्छी पगार भी दे दूँगा। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? नहीं साहब, हमें गाड़ी चलानी नहीं आती। कोई बात नहीं, आप शुरू में एज ए वर्कर काम करना। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको सुपरवाइज़र बना देंगे। साहब आपकी बात तो सही है, पर मेरा छोटा भाई श्यामू किसके सहारे रहेगा? वो 10वीं क्लास में है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार भी है और गांव में हमारी ज़मीन भी है। अगर हम दूर चले जाएंगे तो बाकी लोग हमारी ज़मीन को दबा लेंगे। देखो रामू, खेती तो बटाई पर भी दी जा सकती है और श्यामू को अगले साल तुम अपने साथ रख सकते हो। सूरत में खूब अच्छे इंस्टीट्यूट है, वो वहाँ पर अच्छे से पढ़ भी लेगा। तो दोस्तों इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि क्या रामू शहर जाएगा या फिर नहीं, क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। इसको देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ते रहिए। कहानी आपको अब तक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब